दोस्तों, आज 17 नवंबर आप सबने 14, 15, 16 खूब छुट्टियां मनाई। दिवाली, नया वर्ष, गोवर्धन पूजा, भैया दूज मनाए और खूब मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ बांटे। मैं भी कुछ रेस्ट किया और पुनः आज को सुबह से मेरी कुछ व्यस्तता थी, कुछ मीटिंग्स थे, उसे ख़त्म करते हुए आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। तो हम लोग जो मानव हैं वो खुशियाँ मनाते रहते हैं और भारत के अंदर तो 365 दिन का एक साल होता है और कमोबेश प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार होता रहता है, खुशियाँ हम मनाते रहते हैं। तो जो हमारी आस्था है, जो हमारे तौर तरीके हैं, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो या किसी भी समुदाय का हो, वो सभी खुशियाँ मनाते रहते हैं। मेरा तो सिर्फ कहना और मानना सिर्फ ये है कि जो खुशियाँ आप मना रहे हैं उसे दिल से मनाएं और एक दिल के अंदर एक मानवीय संवेदना रखें कि हमें अब जिस तरह से हम खुश रहना चाहते हैं, जिस तरह से अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरा, स्वच्छ रहना चाहते हैं, उसी तरह से दूसरे लोग भी चाहते हैं। और एक मानव होने के नाते हम एक सभी को साथ दें। अमीरी, गरीबी और जात का जो ये बंटवारा है, ये जो समुदाय का जो बंटवारा है, ये सब काम के हिसाब से सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा। लेकिन एक मानवीय संवेदना रखने के नाते, मानव होने के नाते, ह्यूमन और इंसानियत का नाते हम एक दूसरे का ख्याल रखें और दिल से प्यार करें। और वो जो दिल से प्यार होता है, वो एक जो स्नेह होता है, एक जो सहयोग होता है, वो सही माने में हमें ताकत देता है, उत्साह बढ़ाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपनी उन्नति खुद आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी सोच ही गलत होगी और चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी हम जो है और खुशियाँ इधर उधर से बटेर लें, लेकिन वो खुशियाँ सही माने में नहीं होगी जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे। तो इस तरह से आज जो 17 नवंबर है, आज का कोर्स है, आज का शुभ विचार है कि नो वन टॉर्चर यू एक्सेप्ट योर ओन नेचर, मेक योर नेचर स्वीट एंड लवेबल, देन विन द लव ऑफ ऑल। नो वन टॉर्चर्स यू एक्सेप्ट योर ओन नेचर, मेक योर नेचर स्वीट एंड लवेबल, देन विन द लव ऑफ ऑल। तो आज का ये शुभ विचार के साथ साथ जो साथियों ने जो 3 दिनों में हमें काफ़ी लोगों से बात हुई, शुभ दिवाली और बाकी शुभकामनाओं के साथ बात होते रही, उसमें राजनीति का भी बात चला। बिहार के अंदर 27 विधानसभा का रिकाउंटिंग होनी है और वहाँ पे जो जिस तरह से लोकतंत्र का माहौल मजाक उड़ाया गया है, वहाँ पे जनता की जीत नहीं बल्कि मशीन का जीत, इलेक्शन कमीशन का जीत या तथाकथित लोगों की जीत है। और आगे क्या होता है, लोकतंत्र कैसे बचेगा, उस पे लोग बहुत चिंतित हैं। बुद्धिजीवी लोग भी जगह जगह मीटिंग से बातें कर रहे हैं। तो बातें करने से भी नहीं होगा जब तक हमें उसके लिए सही ठोस कदम नहीं उठाते। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारा भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। ये जो है एक ऐसा तंत्र है जो जिस तरह से आसाराम बापू, राम रहीम या जो है माल्या या बहुत सारे जो तथाकथित कॉरपोरेट हाउस जो चलाते हैं, जो एक गैंगस्टर चलाता है, उस तरह का लोकतंत्र रह गया है। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भी एक क्रांति की ज़रूरत पड़ेगी। अब आगे आने वाले जनरेशन, हमारे युवा और बाकी लोग क्या सोचते हैं, कैसे लड़ते हैं, वो देखना होगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, इलेक्शन कमीशन का जो तरीका है, वो ठीक नहीं है। मैंने बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन
के अंदर बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। एक दूसरा कि जो मशीन से चुनाव होता है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे उसमें लकूना है, तो उसको ख़त्म करते हुए बैलेट का जो सिस्टम है वो बैलेट पे लाना चाहिए, ताकि जनता जो वोट दे रहा है उसका सही मूल्यांकन और सही बात चले कि जो वोट दिया वो दिया। पहले के ज़माने में जो बैलेट लूटे जाते थे वो एक अलग ज़माना था। आज लोग जागरूक हो गए हैं और वो अपने अधिकारों को समझने लगे, इसलिए बैलेट का सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, जो नोटा है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो उसका एक कारगर उसका एक अहमियत होनी चाहिए। और साथ में रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए कि अगर जनता जिस जन को जीत भी गया है, चाहे वो एन के एन प्रकार तरीके से जीता है या सही तरीके से गलत तरीके से, तो उसका मूल्यांकन कैसे हो, वहाँ की जनता क्या वो पसंद करती थी या नहीं करती थी। तो इसलिए रिकॉल सिस्टम इलेक्शन कमीशन में होना चाहिए कि जनता उसे बुला सके, उसे वापस कर सके और उस जगह पे नए कैंडिडेट को ला जा सके। तीसरी हमारी बात ये थी कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए वो सभी पार्टियों के लिए, सभी दलों के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है जो देख रेख करती है, उसमें प्रचार एक बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा होना चाहिए, न कि सत्ता पक्ष के। सत्ता पक्ष में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग सत्ता में हैं, पार्टी करती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को किसी तरह का प्रचार प्रसार में भाग नहीं लेना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए। साथ में हमने ये भी हमारी सोच है जिस पे हम लोग PIL तैयार कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जो है जिस तरह से अमेरिका के अंदर चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उस तरह का हो। और प्रधानमंत्री का चुनाव 272 जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनके मार्फत एक नेता ना चुने जाए, बल्कि 544 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सभी 544 जो है जनप्रतिनिधि मिल करके एक नेता चुने, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि जो पार्लियामेंट से के लिए जीतते हैं वो सब मिल करके एक नेता चुने, क्योंकि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पूरे भारत का होता है। प्राइम मिनिस्टर भारत के जो 140 करोड़ की आबादी है उसका होता है, और उसके जो जनप्रतिनिधि 544 होते हैं वो 544 लोग मिल करके, और जो राज्यसभा के 256 मेंबर्स हैं और राज्य के जितने भी हमारे वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ के राज्यसभा के हैं या वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो सभी मिल करके प्रधानमंत्री का चुनाव करें। तो इस तरह से अगर चुनाव होती है तो एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर हमें मिलता है और हमें राष्ट्रपति भी मिलेगा, और ऐसी सूरत में भारत का जो व्यवस्था होगा वो एक अति सुंदर होगा और वो कारगर होगा और जनहित में होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग सोचने की बात है। उस पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ हम लोग जो है बुद्धिजीवियों के संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है मुंडे मति भिन्न है, अलग अलग सोच रखते हैं, अलग अलग पार्टियां रखते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं। 42 लाख से ज़्यादा संस्थाएं हैं, 5000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, सब अलग अलग अपने अपने धुन में रहते हैं और इस तरह से बिखरे रहते हैं। बिहार के अंदर कोई अगर हम देख लें तो बिहार के अंदर 4000 लोग इलेक्शन में खड़ा हुए, उसमें से 243 जीते, चाहे वो किसी भी पार्टी का जीते, लेकिन बाकी सब हार गए। तो जो बाकी लोग जो 4000 जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, अगर हम उनको कम से कम 2-2 लाख भी मान लें कि 2-2 लाख रुपए भी उन्होंने अपना बैनर पोस्टर पर्चा भरने में और अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया, तो आप सोच सकते हैं कि 4000 इंटू 2 लाख 4 दूनी 8, यानी 800 करोड़ जो है पानी में गया, वो पैसा बेकार चला गया। वो अगर 800 करोड़ जनहित में या समाज हित में या सही तरीके से सही मैनेजमेंट के साथ होता तो जो है अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि चुन के आते और वो जो है बिहार को और इसी तरह से सभी राज्यों का जन कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो भागम भाग में होता है कि नहीं मैं तो जो है इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, मैं छोटी पार्टी वो पार्टी, और इस तरह से वो पैसे की बर्बादी जो होती है, वो पैसे जो है कहीं ना कहीं जनता पे एक बोझ बनता है, क्योंकि जनता के बीच से ही वो लूटे हुए या जनता के द्वारा जनता को शोषित किए हुए ही पैसा होते हैं। तो वो पैसा बच सकता है और ये सब पे एक
गहन चिंतन और मनन और इस पे एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है। और ये सब बुद्धिजीवी लोग, जो समझदार लोग हैं, जो पार्टियां चला रहे हैं, वो एकजुटता दिखा करके काम करें। तो जो कॉरपोरेट हाउस जो करोड़ों रुपये अरबों रुपया खर्च करती है, 30-30 40-40 से हेलीकॉप्टर दौड़ता है और एक सीमा इलेक्शन कमीशन बना है, उसकी धज्जियां उड़ती है और वो जो है कहती है कि जो जीत गया वो उसका सिकंदर, उसका कोई हिसाब नहीं होता, बाकी जो हार गया उनको परेशान किया जाता है या जो नए होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे व्यवस्था बदलने और समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ता है। लोग कहते हैं कि राजनीति गंदा है, लेकिन यही राजनीतिक हमारे देश का दशा और दिशा दिखाता है। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी IAS IPS लोग हैं, जितने भी जजेज हैं, वो जो है राजनीतिक में लोकतंत्र का एक हिस्सा बने और देश को सुधारें और देश को आगे ले जाएं। आज हम जो सुशासन और मानवाधिकार की जो किताबों पे हम जो लगातार बात कर रहे हैं, वो अभी बहुत सारे हिस्से बचे हुए हैं। आज हम जो बात करना चाहते हैं उसका जो हिस्सा है जो लगातार चल रहा है, उसमें जवाबदेही जो है, जवाबदेह बने जनप्रतिनिधि, उस पे जो हम लोग बात करना चाहते हैं। तो वो इसलिए कि आज हमारे नगर पालिका, महानगर पालिका और अन्य जो निकाय हैं, विधानसभा, लोकसभा या ब्लॉक स्तर का, उन सब में सुधार होना चाहिए। उनके जो टिकट का जो काम है उनका एक सोच होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को यह शपथ पत्र भरवाना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद वह कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा, न ही वह अपराधियों को संरक्षण देगा, न ही पुलिस पर दबाव डालेगा। इस शपथ पत्र की छायाप्रति पूरे क्षेत्र में बांटनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कैंडिडेट सही है या गलत है। ऐसे ही जो हमारे जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिए नीचे स्तर से कार्रवाई शुरू करते हुए ऊपर के स्तर तक जाना चाहिए। जब तक राइट टू रिकॉल की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उन जनप्रतिनिधियों के आचरण में पर्याप्त सुधार नहीं होगा जो अपराधियों को बढ़ावा देने में किसी न किसी बहाने लिप्त रहते हैं या कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, महानगर पालिका कार्यालयों में मानवाधिकारों के बारे में प्राथमिक स्तर पर जानकारी दी जानी चाहिए। मानवाधिकार क्या है, मनुष्य के अधिकार क्या है, उसे कहाँ कहाँ संरक्षण मिलता है, इसकी सूची भी हर जगह लगाई जानी चाहिए। इससे मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। सस्ता व त्वरित न्याय हमें मिलनी चाहिए। जनता अभी हम लोग 140 करोड़ की आबादी में सभी अमीर नहीं हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, मध्यम परिवार में जीते हैं। तो उसमें भी मेरा बार बार कहना हुआ कि जो लोग 1 लाख से नीचे कमाने वाले जो लोग हैं वो सभी मीडियम या गरीब तबके में माना जाए, और जो 1 लाख से ऊपर महीना जो कमाते हैं उन्हें ही अमीर या आगे माना जाए। तो इस तरह का एक सोच पैदा करनी होगी, उसकी व्यवस्था बनानी होगी और त्वरित और सस्ता न्याय सुलभ कराना ही न्यायपालिका का कर्तव्य होना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका की छवि अभी तक अच्छी मानी जाती है। विगत कुछ वर्षों के दौरान न्यायालय के कुछ फैसलों से आम जनता में यह संदेश गया है कि देश में भले ही राजनीति करने वाले लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, परंतु न्यायपालिका अपनी जगह पर चुस्त दुरुस्त है। देश में हुए बड़े घोटालों के मामलों में न्यायालय के फैसलों से जनता में विश्वास जागा है कि न्यायपालिका भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाए रखने में अहम योगदान देती है। विगत कुछ वर्षों से कई बड़े नेताओं के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। कई नेता, बड़े अधिकारी तथा व्यापारी जेल गए हैं। यह एक संकेत है कि हमारे देश की न्यायपालिका बड़े या छोटे का भेद नहीं करती है, वह दूध का दूध और पानी को पानी करने में विश्वास रखती है। सस्ता और त्वरित न्याय आम जनता को कैसे मिले, इस पहलू पर आज विचार करने की ज़रूरत है। हमारे देश में आम जनता को न्याय मिलने में काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। उस हालत में न्यायपालिका पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। आज जिला सत्र न्यायालय हो, अतिरिक्त सत्र न्यायालय हो, जिला दंड न्यायालय हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के हो, महानगर दंड मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो अथवा उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, हर जगह मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। न्यायालयों पर मुकदमों का इतना बड़ा बोझ है कि सभी को आसानी से और तुरंत न्याय नहीं मिलना मुश्किल हो गया है। इसके लिए हमारे देश के सत्ता संचालकों के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए तमाम जगहों पर कैंप लगाए जाते हैं। पारिवारिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए विभिन्न जगहों पर लीगल सेल और पारिवारिक परामर्श केंद्र खोले गए हैं। इसी तरह से लोक अदालतों का गठन भी हुआ है।
इसके बावजूद मुकदमों का अंबार कम नहीं हुआ, आम आदमी की समस्या समाप्त नहीं हुई है। ये प्रायः यह देखा गया है कि गांव का किसान, मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, शिक्षक और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले क्लर्क वे अन्य सामान्य नागरिक मुकदमों के चक्कर में पढ़कर अपनी एड़ियां घींचते रहते हैं। कई न्यायालयों में तो कुछ केस 10 से लेकर 20 वर्ष या 25 वर्ष तक लटके रहते हैं। कभी कभी यह भी सुनने में आता है कि आदमी मुकदमा लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला जाता है, परंतु उसके मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता। कोई अपने फंड के लिए लड़ता है, किसी की पेंशन रुक जाती है, किसी पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है। इसके साथ साथ कोई अपनी पड़ोसी से छोटी छोटी धाराओं में उलझकर अबरसों से मुकदमा लड़ रहा है, तो कोई व्यक्ति अबरसों काम करने के बाद अपने कार्यालय से निकाल दिया गया है, वह अपने हक वे फिर से बहाली के लिए बरसों से न्याय के लिए चक्कर काट रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह भी देखा गया है कि छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों, बाग बगीचों, तालाबों के लिए आपस में लड़ते हैं। इसके लिए मारपीट की नौबत आ जाती है, लोग जेल में जाते हैं और बरसों मुकदमा लड़ते रहते हैं। यदि उनके जीवन में फैसला नहीं हो पाता तो उनके परिजन उन मुकदमों को लड़ते हैं। इसी तरह से यह भी देखा गया है कि कोई भी किसी भी ज़मीन हड़प लेता है, कोई नाजायज कब्जा कर लेता है, उसके लिए भी बरसों से मुकदमा चलता रहता है। कोई किसी के मकान पर कब्जा कर लेता है तो किसी बुजुर्ग माँ बाप को उसके बच्चे घर से नाजायज तरीके से निकाल देते हैं। ऐसे मुकदमे भी बरसों से न्यायालय में लंबित हैं। देश के विभिन्न राज्यों की विभिन्न अदालतों में तलाक के भी तमाम मुकदमे लंबित है। इसी तरह से गुजारा भत्ते के लिए भी बरसों से मामले लंबित रहते हैं। एक बाप के यदि 4 बेटे हैं तो पिता के मरने के बाद यदि सही ढंग से बंटवारा नहीं हो पा रहा तो वह आपस में लड़कर लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। न्यायालय में ऐसे मुकदमे बरसों से चल रहे हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि देश का आम आदमी जो अपने परिवार के पालन पोषण, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए हैरान और परेशान रहते हैं, वो मुकदमों के चक्कर में ऐसा हलकान हो जाते हैं कि उसे उम्र से पहले ही वह बूढ़ा हो जाता है, उसे रोग घेर लेता है। ऐसी परिस्थिति प्राय हर जगह देखने को मिल जाती है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसी समस्याएं हमारे यहाँ मौजूद है, बल्कि कहें कि और भी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्यों मानव अब जानवरों की तरह आपस में लड़ने लगे हैं? उसकी सहनशीलता कम क्यों हो गई है? इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आज भारत में जहां लोग पहले आप अपने आप बात की विश्वास रखते थे, आज वह नैतिकता छोड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि भारतीय समाज में अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए प्राथमिक स्तर पर सोचने और काम करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे मसलों को तत्काल समाप्त करने के लिए अन्य तरह की विशेष अदालतों का गठन होना चाहिए। इसके साथ मेरा यह भी मानना है कि जनता अपनी पैरवी खुद करे। कानून के बारे में आम जनता को जानकारी दी जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार रखता है, इसकी जानकारी भी लोगों को दी जानी चाहिए। वकील जो कि न्यायालय और मुकील के बीच की एक कड़ी होता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। वकील की भूमिका शुरू से ही काफ़ी प्रभावशाली मानी गई है और वकीलों का समाज में काफ़ी मान सम्मान भी मिला है। न्याय के मंदिर के वे अधिवक्ता होते हैं। जनता को सस्ता और त्वरित न्याय दिलाने के लिए वकीलों को भी नए तरीके से सोचना चाहिए। मेरा मत है कि पारिवारिक मुकदमों, तलाक के मुकदमों, लोगों की नौकरियों में बहाली, फंड व छोटे बड़े जमीन के झगड़ों व अन्य छोटे वादों को निपटाने के लिए एक निर्धारित समय तक सीमा होनी चाहिए। इन मुकदमों की एक सीमा बांध दी जानी चाहिए जो लोगों को काफ़ी आसानी होगी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपनी पेंशन या फंड के लिए कोई मुकदमा दायर करता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी जाती है, दूसरा पक्ष आने में आनाकानी करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह मुकदमे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वह मुकदमा करने वाले व्यक्ति का मनोबल तोड़ देना चाहता है। कानून को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि एक सुनवाई के बाद यदि दूसरी सुनवाई में कोई पक्ष नहीं आता है तो तत्काल उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाना चाहिए। वह नोटिस लेने में आनाकानी करता है तो अतिथि तिथि पर उस व्यक्ति को फैसला दे देना चाहिए और जिसके पक्ष में फैसला हो उसे लाभ होना चाहिए। इसके साथ अन्याय करने वाले के विरुद्ध भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग ऐसी हरकतें करने से बाज आएं। ऐसा करने से लोगों को सस्ती और जल्दी न्याय मिलेगी। जो लोग स्वयं अपनी पैरवी कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा होगा। यदि लोग अपनी पैरवी नहीं कर पाते हैं और उन्हें वकीलों का सहारा लेना ही पड़ता है तो भी उन्हें काफ़ी सहूलियत मिलनी चाहिए। ऐसी
इसी तरह से अन्य बड़े न्यायालयों में भी गरीबों, पिछड़ों, दबे कुचलों को सस्ता न्याय भी दिलाने के लिए मुकदमों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इससे आम आदमी को, जनता को काफ़ी फायदा होगा और ऐसा करने पर भारतीय न्याय व्यवस्था की छवि और भी चमकेगी। वैसे न्यायपालिका ने मानवाधिकारों के बारे में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसके बावजूद मेरा मत है कि वकीलों के कोर्स में मानवाधिकार का विस्तृत पाठ्यक्रम हो और पढ़ाई के दौरान ही लोग मानवाधिकार संगठनों से जुड़कर मानवाधिकारों के पालन और उसको बढ़ावा देने वाले कामों में लग जाएं। इससे मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता होगी और इसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन हमेशा तत्पर रहा है। हमने पूरे भारत के अंदर जितने भी जुडिशियल हमारे जो सिस्टम है उनसे संपर्क बना करके हमने लगातार काम किया। हमने लीगल सर्विस सोसाइटी में कई काम किए, कई सेंटर्स बनाए। हमारे अहरा के हेडक्वार्टर में भी लीगल सेंटर्स हैं। ऐसे ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 123 सेंटर्स का हम लोगों ने आगे बढ़ाया। कई फंड की कमी से, सरकार की निरस्ता की वजह से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते चले गए और आगे काम नहीं कर सके। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हम सब मिल कर करके अहरा को आगे बढ़ाएं, ह्यूमन चैन बनाएं। आपका डॉक्टर एमू दुआ। कल फिर मिलेंगे 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।